हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट देश विदेश की खबरों की तरफ रुख। क्या रहेगा मौसम, क्या रहेंगे सोना चांदी के भाव, वो तमाम जानकारी हमारे इस बुलेटिन में। 15 मई 2024 को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर आश्लेषा नक्षत्र और वर्धिका योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहुल काल का समय रहेगा 12:17 से 1:59 तक। मौसम ने मारी पलटी, जाने कल का मौसम कैसा रहेगा। भारत में मौसम फिर बदलने वाला है, इसका असर कल से ही दिखेगा। कई शहरों में तेज आंधी और बारिश की संभावना बताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बादलों की आवाजाही मंगलवार की दोपहर के बाद से ही शुरू हो सकती है। हाल ही में दिल्ली के आसपास के इलाकों में कम धूप मतलब कि बादल छाए देखने को मिला है। फिर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए और साथ में छाता लेकर निकलना चाहिए, क्योंकि धूप भी ज्यादा पड़ने लगी है। और अब करते हैं सोने चांदी के भाव क्या रहेंगे। जी हाँ, आज के भाव अगर बात करें सराफा बाजारों में आज सोना चांदी एक बार फिर से महंगे हो गए हैं। शुक्रवार के बंद भाव 60,964 रुपये प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 24 कैरेट सोना 271 रुपये चढ़कर 61,235 के स्तर पर खुला। वहीं चांदी के भाव भी आज चढ़ गए हैं। चांदी आज 525 रुपये प्रति किलो महंगी होकर 72,565 रुपये पर खुले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के बाद ही पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के बाद ही पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। पश्चिमी बंगाल के बागांव में एक रैली में बोलते हुए एफसी शाह ने कहा कि 380 सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है, जिसमें बंगाल की 18 सीटें भी शामिल है और पीएम मोदी ने 270 सीटें जीत ली हैं। शाह ने जोर देकर कहा कि अगला लक्ष्य 400 सीटों को पार करना है। यह बयान एक सार्वजनिक बैठक के दौरान दिया गया, जहां शाह ने भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के पूर्ण बहुमत हासिल करने के विश्वास को दोहराया। मैं आज बंगाल के लोगों को, वनगांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं कि 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जिताओगे क्या? आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हुए मतदान में टूट गया 28 वर्ष का रिकॉर्ड। श्रीनगर में बम्पर वोटिंग। सोमवार को 37.98 मतदान हुआ, जो 1996 के बाद सबसे अधिक है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यह पहला आम चुनाव था। 1996 में यह 41% था और 98 में 30.6 रह गया था। पर सिमन ने 21 विधानसभा क्षेत्रों वाली लोकसभा सीट के लिए
चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर लोकसभा सीट पर सोमवार को मतदान के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और 88% मतदान हुआ। यह वोटिंग परसेंटेज 1996 के बाद सबसे ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में इस सीट पर लगभग 41% मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र में पहला आम चुनाव हुआ है। निर्वाचन आयोग के अनुसार वहां रात 11 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 38% मतदान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्साहजनक मतदान के लिए श्रीनगर के मतदाताओं की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से लोगों की क्षमता और आकांक्षाओं को पूर्ण अभिव्यक्ति मिल सकी है। यह जमीनी स्तर पर हो रहा है और यह जम्मू कश्मीर के लोगों, विशेष रूप से युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राजनीतिक दलों ने श्रीनगर निर्वाचन के लोगों का इस ऐतिहासिक मतदान के लिए बधाई दी है। निर्वाचन क्षेत्र के कश्मीरी पंडित जम्मू में विशेष मतदान केंद्रों पर पहुंचे और उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर अपने समुदाय के पुनर्वास के लिए भी मतदान किया। खराब मौसम से नहीं डिगे हौसले। श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र के तहत श्रीनगर, गारदेर बैल, पुलवामा जिले के बड़गांव और शोपियां जिलों में 2135 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। खराब मौसम के बावजूद लोगों ने लाइन में लगकर वोट डाला। 28 साल पहले 41% हुई थी वोटिंग। 28 साल पहले इस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान 1996 में हुआ था। उस समय 41% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। बयान में कहा गया है कि 2019 में 14.43% वोट पड़े थे, जबकि पिछले संसदीय चुनाव में यह आंकड़ा 26%, 2014 में 2009 में 18.17 और 1998 में था, जो त्रिकोणीय मुकाबला पेरिस सीमन के बाद 21 विधानसभा क्षेत्रों वाली लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा रूहुल्लाह मैदान में है, उन्हें कांग्रेस का समर्थन है। महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी ने वाहिदपरा को मैदान में उतारा है। वहीं सजाद लोन की जेके पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में समर्थित मोहम्मद अशरफ मीर चुनाव लड़ रहे हैं। कौन कौन श्रीनगर से मैदान में? बीजेपी के 3 दशकों में पहली बार कश्मीर क्षेत्र में 3 लोकसभा सीटों में से किसी में भी उम्मीदवार नहीं उतारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जेके अपनी पार्टी और जेके पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को भगवा पार्टी की प्रवक्ता बताया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र चंदूरा में 47%, चराय शरीफ में 54%, गादरबल में 47%, कंगन में 56%, खान साहिब में 49%, पुलवामा में 40%, शोपियों में 46% मतदान हुआ। अलगाववाद और आतंकवाद से डरते थे लोग। आतंकवादी संगठनों की धमकी देने और कथित धांधली के लिए कुख्यात था। इतने सालों के बाद पहली बार इस बार चुनाव में किसी आतंकवादी या अलगाववादी ने धमकी नहीं दी। अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और क्षेत्र का विकास निर्णायक कारक था। जम्मू में विशेष मतदान केंद्रों पर निर्वासित कश्मीरी पंडितों को पहली बार इंतजार करते देखा गया। जम्मू के नगर तोटा में जगती शिविर आए श्री कृष्ण काऊ ने कहा कि मैंने शांति और सुरक्षा के माहौल में कश्मीर घाटी में हमारी स्थायी वापसी के लिए मतदान किया है। पहली बार मतदान करने वाली उनकी बेटी राशि काऊ ने कहा कि मैंने लोकतंत्र का हिस्सा बनने के लिए मतदान किया था। मैं यह भी चाहता हूं कि केंद्र सरकार निर्वासित समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण का खाका तैयार करे और घाटी में रोजगार के अवसर पैदा करे, ताकि युवा मुख्य धारा से विचलित होने की बजाय राष्ट्र निर्माण में लगे रहें। श्रीनगर सीट से 52,100 कश्मीरी प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। चुनाव आयोग ने दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में राहत शिविरों में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों को डाक मतपत्र के माध्यम से 26 नामित विशेष मतदान केंद्रों पर व्यक्तिगत रूप से अपना वोट डालने का विकल्प दिया। श्रीनगर में कामरान अयूब ने कहा कि मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपना वोट डाला। लोगों को दुनिया को यह बताने के लिए वोट देना चाहिए कि क्या वे अनुच्छेद 370 से निरस्त होने पर खुश हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी बनाया जाएगा। यह जानकारी आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के दौरान सामने आई। ईडी जल्द ही एक पूरक चार्जशीट दाखिल करने की योजना बना रही है। एजेंसी का दावा है कि आरोपी मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक आपके नेताओं में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी इस मामले में कार्रवाई का सामना करना पड़ा। दिल्ली की तिहाड़ जेल को मंगलवार को एक बम धमकी वाला ईमेल मिला, जिसके बाद स्कूलों, अस्पतालों और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी ऐसी ही धमकियां मिली। जेल प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया और तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इससे पहले दिल्ली, नोएडा और लखनऊ के 4 अस्पतालों और कई स्कूलों को भी बम धमकियां मिली है, जो सभी झूठी साबित हुई हैं। सुरक्षा टीमों, जिसमें बम निष्क्रिय करने वाले दस्ते भी शामिल थे, ने सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन कोई बम नहीं मिला। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के तंदूर में 5 महीने के बच्चे बाबूसाई के कुत्ते के हमले से दर्दनाक मौत हो गई। बच्चा अकेला सो रहा था जब कुत्ते ने हमला किया। उसके पिता ने दत्तू ने अपने बेटे की मौत के बाद कुत्ते को मार डाला। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार घटना के समय माता पिता काम पर थे। यह घटना भारत में कुत्तों के हमलों में वृद्धि को दर्शाती है, जिसमें 2022 से 23 के बीच कुत्ते के काटने की घटनाएं 27% वृद्धि हुई है। हाल ही में हैदराबाद और उत्तर प्रदेश में बच्चों पर घातक हमले हुए हैं, जिससे सार्वजनिक क्षेत्रों में पालतू जानवरों के लिए कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने महालक्ष्मी योजना के लिए नया विज्ञापन जारी किया, जिसमें गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। यह विज्ञापन सोशल मीडिया पर साझा किया गया है, जिसमें भगवा स्कार्फ पहले महिलाएं गांव वालों से रैली में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन वे योजनाओं के लिए कतार में खड़ी होती हैं। कतार में खड़ी एक महिला जो बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी जैसी दिखती है, पीएम मोदी की सरकार के तहत एलपीजी सिलेंडरों की ऊंची कीमतों की आलोचना करती है। यह विज्ञापन ईरानी के प्रसिद्ध टीवी शो कहानी घर घर की का संदर्भ देता है और कांग्रेस नेताओं द्वारा व्यापक रूप से साझा किया गया है। दिल्ली के आयकर कार्यालय में आग लग गई, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। दमकल कर्मी तुरंत पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए 10 दमकल गाड़ियां भेजी गई। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि अधिकारी आग बुझाने और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। आग लगने का अभी कारण अज्ञात है और यह पता लगाने के लिए जांच जारी है कि घटना कैसे हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को शराब नीति घोटाले के मामले में आरोपी बनाया जाएगा। यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब किसी राजनीतिक पार्टी को ऐसे मामले में आरोपी बनाया जा रहा है। यह घोषणा तब आई जब अदालत आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार कर रही थी। राउश एवेन्यू कोर्ट ने छठी पूरक चार्जशीट पर सुनवाई 20 मई तक स्थगित कर दी है। कंगना रनौत, जो एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री है और बीजेपी की उम्मीदवार भी है, ने मंडी सीट से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा। उनके साथ उनकी मां आशा रनौत और बहन रंगोली चंदेल भी थी। कंगना ने इस मौके पर हरे रंग की साड़ी और हिमाचली टोपी पहनी थी। उन्होंने मंडी के लोगों का समर्थन के लिए धन्यवाद किया और कहा कि वह राजनीति में भी बॉलीवुड की तरह सफलता पाना चाहती हैं। नामांकन भरने से पहले उन्होंने एक रोड शो का नेतृत्व किया, जिसमें समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। मतदान 1 जून को निर्धारित है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पुख्ता और अहम खबरें। कल फिर मिलेंगे हम इसी वक्त नई खबरों के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।